नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये मॉडल पेपर 3 है। कौन सा है? मॉडल पेपर 3 है। और किसके लिए है? तो ये मॉडल पेपर 3 केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए भर्ती थी 251 पदों पे, उसके लिए है। ठीक, इससे पहले 2 चक्का हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे फॉलो कर करके सीधे मॉडल पेपर 2 और 1 देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो अब तक डाटा पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे, और थोड़ा बहुत अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बाकी जो हमने 148 फतह कराने के लिए मेहनत किया है उस पर अगर आपने काम किया है, ईमानदारी के साथ उतना पढ़ा है, तो आपका यहाँ जो स्कोर होगा ये 100 में बढ़िया स्कोर होगा। यानी 80 प्लस स्कोर तो बिल्कुल मैं कह ही नहीं सकता कि ना है। आप देख रहे होंगे कमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोग बता रहे हैं वो एमआर शीट लेके वो लोग बैठते हैं, तो एमआर शीट आप लोग ज़रूर भरिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 3 का जो पहला क्वेश्चन है मित्रों, कहा जा रहा है नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रासिता और उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? शैतान की शक्ति को दर्शाता है भुजंग त्रासिता, भगवान की शक्ति को दर्शाता है, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना है, या फिर शैतान और भगवान के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। आपको चारों ऑप्शंस में सही जवाब चुनना है। और आप जानते हैं कि जो भुजंग त्रासिदा है वो मूल रूप से माया और भ्रम के पर्दे को दूर करता है। तो आपको सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी के साथ आंसर शेयर करना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश और जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया। आपको बताना है नटराज नृत्य में ऐसा है, कामदेव नृत्य में ऐसा है, शिव नृत्य में ऐसा है, या फिर इन सभी नृत्यों में। सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन, मरण, सजीव दृश्य को कहाँ दर्शाया गया मित्रों? तो इसके लिए जो सही जवाब दिया गया है वो नटराज का नृत्य है। ठीक है, नटराज का नृत्य। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पूछा गया पतिना क्या है? पतिना क्या है? पेट की परत होती है, सतह का मार्जन होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, या फिर सतह की धुलाई है। आपको बताना पतिना क्या है। पतिना, अगर पतिना की बात करते हैं मित्रों तो एक पतली सी सतह होती है। क्या होती है? पतली सी सतह होती है। तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा रासायनिक प्रतिक्रिया है पतिना। एक पतली सतह होती है, बहुत पतली सी। ऑक्सीजन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का फलस्वरूप पत्थर, तांबा, कांसा और अन्य धातुओं के ऊपर थोड़ी सी जम जाती है। आप देखते होंगे वही है पतिना, जो काली काली दिखाई दे जब जम जाए तो रासायनिक प्रतिक्रिया है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। नाम दिया गया मांडू में है, गुवाहाटी में है, आगरा में है, या फिर जम्मू में है। आप जानते हैं कामाख्या देवी मंदिर वहीं है जहाँ पे हेमंत सोरेन, नहीं बाबू, नाम बहुत खतरनाक है वहाँ के मुख्यमंत्री का, गुवाहाटी में स्थित है। आप जानते हैं असम गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री, नाम छाप दीजिए। उन्हें सेकंड योगी लोग कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया। नाम दिया गया चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, या फिर गंगा वंश। आपका बताना है खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो उसके लिए जो आंसर आता है, ज़्यादातर मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंशीय शासकों ने करवाया। तो सही जवाब आपको ए के साथ देना होगा। जैसे चंदेल वंश के शासकों में आप जानते हैं विद्याधर हैं, यशोवर्मन है, मदन वर्मन है, इन सब का जो है काम रहा है मंदिरों का निर्माण करवाना। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछ रहा है कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है और उसके तारामय योजना के रूप में जाना जाता है। नाम दिया गया कैलाशनाथ मंदिर, होयसल मंदिर, विजयनगर मंदिर, या फिर पापनाथ मंदिर।
कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है? कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, कर्नाटका में एक मंदिर होता है जिसका नाम होता है होयसडा मंदिर, तो वही जो है एक तारा की तरह दिखाई देता है। होयसडा नरेश के द्वारा लगभग 1150 के आसपास इसे बनाया गया था। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे एकल शिला खंडीय यानी मोनोलिथिक पांडव रथ का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है? तो मोनोलिथिक पांडव रथ कौन सा है? धर्मराज रथ है कि भीम रथ है कि अर्जुन रथ है या फिर द्रौपदी रथ है? अगर आप बात करते हैं मोनोलिथिक की, तो याद रखिएगा पांडवों में जो अर्जुन का रथ है वो मोनोलिथिक है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। अर्जुन ने शिव से पशुपति अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, तब भगीरथ ने जो है गंगा और पृथ्वी के अवतरित होने के लिए बगल में जो है वरद मुद्रा में शिव का आखेट दर्शाया गया था। हाथ के नीचे छोटा सा एक गज शक्ति पशुपति अस्त्र का जो है मानवीय कारण बताया जाता है। और अर्जुन अस्त्र पे ऐसा डाटा है, याद रखिएगा, ये महाबलीपुरम वाला डाटा होता है। महाबलीपुरम कहाँ वाला? महाबलीपुरम। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की बात होगी। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है तांगका। तांगका क्या है? नाम दिया गया भित्ति चित्र जिन्हें फेस्को पेंटिंग कहते हैं। तांगका मोहर होती है, तांगका सिक्के हैं या फिर मंदिर की पताकाएं हैं यानी मंदिर के बैनर्स हैं? तो आप जानते हैं तांगका ये मूल रूप से मंदिरों की पताकाएं होती हैं। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। उत्तरी हिमालय में खूब तवांका समुदाय रहा है जिसने खूब ज़्यादा ऐसा काम किया, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है अधिकांश काकिताय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए थे? दिए गए विकल्पों में चुनिए। तो काकिताय मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ? त्रिकूट में है, अष्टकूट में है, पंचायन में है या फिर दिव्यकूट में है? आपको आंसर्स देना है। सबसे ज़्यादा जो कातिकाय मंदिर जो है बनवाया गया वो कहाँ पे बनवाया गया? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया जाता है, आप जानते हैं। और 13वीं शताब्दी में त्रिकूट के पास बनवाया जाता है। त्रिकूट तीर्थ होता है, ठीक है, त्रिकूट तीर्थ होता है, वही बनवाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दीजिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। नाम दिया गया महाबलीपुरम, नाम दिया गया बदामी, नाम दिया गया कांचीपुरम, नाम दिया गया हम्पी। तो पल्लव वंश की जो राजधानी रही है मित्रों वो मूल रूप से कांचीपुरम में रही। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत में किस स्थान पे महाभारत के आख्यान तराश करके बनाए गए? महाभारत के आख्यान तराश करके कहाँ बनाए गए? मदुरई में, महाबलीपुरम में, विजयनगरम में या फिर तिरुवल्लपुरम में? आपको बताना है महाभारत का आख्यान कहाँ तराशा गया। तो आपको जो सही जवाब लग रहा होगा मित्रों वो महाबलीपुरम होगा। सही जवाब सी के साथ ही बनेगा। महाभारत का जो है जो दृश्य दर्शाया जाता है जिसमें गजलक्ष्मी हो, दुर्गा हो, महिषासुरमर्दिनी हो, ब्रह्मा हो, भूविराह हो, ये सब डाटा जो है ये मूल रूप से महाबलीपुरम। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? धनराज भगत की जो ये सांड प्रतिमा है मूल रूप से उभारदार है, तांबादार है, लकड़ी से बनाई गई या फिर फाइबर कांच से बनाई गई? आप जानते हैं धनराज भगत की एक रतिया साणिका माध्यम है जो लकड़ी में बनाई गई है। तो आपको सही जवाब लकड़ी के साथ देना होगा। सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर के बनाई गई थी। बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने गढ़ी हैं और उसमें सांड भी इसी टाइप में आता है। तो सही जवाब आप लकड़ी के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 जो आता है मित्रों वो आपसे पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चंस की अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। नाम दिया गया यक्षी अच्छी है इसका शीर्षक, मैडोना और बच्चा है इसका शीर्षक, अनुसूनी चीखें हैं इसका शीर्षक या फिर मोर है? तो अमरनाथ सहगल की रचना है, आप जानते हैं। भारतीय मूर्ति शिल्पी का शीर्षक क्या बनाया जाएगा? तो बनाया गया अनुसूनी चीखें। किसकी? अमरनाथ सहगल की। भारतीय मूर्तिकार हैं, बढ़िया वाले मूर्तिकार हैं, आप जानते हैं। और पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा भारत सरकार इन्हें देती है, पद्म विभूषण देती है। अच्छा, पद्म विभूषण, अरे बाबू पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च सम्मान, पद्म भूषण देती है, भूषण अनुसूनी जी के। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है?
जो फाइबर ग्लास माध्यम में प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं का एकांतर करता रहा। रविंद्र रेड्डी की, के कुम्ही रमन की, राघव कनेरिया की या फिर नवजो अल्ताफ की। आपको बताना है कौन सा ऐसा कलाकार है जो व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों का प्रसिद्धि के कारण जो है जाना जाता है। तो उसका नाम है रविंद्र रेड्डी। रविंद्र रेड्डी एक भारतीय मूर्तिकार होते हैं, याद रखिएगा। महिला सिरों को बहुत बढ़िया से बनाते हैं और फाइबर ग्लास माध्यम में बनाते हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्रित किया। नाम दिया गया अनुपम सूद ने बनाया, पीडी धुमाल ने बनाया, कविता शाह ने बनाया या फिर कव्वल कृष्ण ने बनाया। स्वस्थ रिश्ता की अगर बात करते हैं मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है अनुपम सूद जी की। आपको सही जवाब अनुपम सूद ही लगाना होगा, अनुपम सूद ही लगाना होगा। तो सही जवाब अनुपम सूद के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हुसैन द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था। आपको बताना हाथी है, गाय है, घोड़ा है, ऊंट है। मकबूल फिदा हुसैन जो है जो जानवर प्रयोग करते थे मित्रों, उसमें सबसे ज़्यादा घोड़ा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। तो इन्होंने टोटल 12 फिल्मों का निर्माण किया। ज़मीन रचना इनकी बहुत फेमस रचना है। आप जानते हैं नीली रात रचना बहुत फेमस रचना है इनकी। तो बहुत सारी रचनाएं इनकी फेमस हुई हैं। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है स्याह कोष्ठ का राजा द किंग ऑफ डार्क, इसके भित्तीय चित्रकार कौन थे। आपको बताना है स्याह कोष्ठ का राजा विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है, के लक्ष्मा गौड़ की रचना है, ज्योति भट्ट की है, फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है। सही जवाब आपको देना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो स्याह काष्ठ का राजा जो है के.जी. सुब्रमण्यम की बहुत अच्छी रचना है, के.जी. सुब्रमण्यम। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तैयब मेहता की है, के हेब्बर की है, अर्पिता सिंह की है, फिर रणबीर कंकेला की है। आपको बताना है वुमेन ऑन रिक्शा पे बैठी हुई है, बहुत अच्छी रचना है और भूतहा आकृति है। आपको याद रखना है तैयब मेहता की रचना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ। आपको बताना है पैग, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। 1948 में इस्टेब्लिश होगा, 56 में होगा, 47 में होगा या फिर 1949 में होगा। तो याद रखिएगा जो पैग है मित्रों, पैग ये 1947 में इस्टेब्लिश होता है। 47 कहाँ पे होता है। मुंबई में इस्टेब्लिश होता है, याद रखिएगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो संस्थापक सदस्य होते हैं वही फ्रांसिस न्यूटन सूजा होते हैं। FN सूजा का नाम भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और कला प्रदर्शनी का आयोजन कौन करता है। तो मुल्कराज आनंद करते हैं। कौन करता है। मुल्कराज आनंद करते हैं। पैक का जो कलाकार प्रदर्शनी है उसका जो स्टार्टिंग है मुल्कराज आनंद करते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है नंदलाल बसु ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में तैयार किया। याद रखिएगा जो 1885-86 में किया, 1937-38 में किया, 1890 में किया या फिर 1865 में किया। आप जानते हैं नंदलाल बसु हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन का जो है बैनर तैयार करते हैं और जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर होगा तो जब उसका हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन होगा तभी तैयार किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब बन रहा है मित्रों, एकदम सही जवाब 37-38 है, क्योंकि उसका आयोजन ही 37 में हुआ था। तो सही जवाब आपको 37-38 लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों उस चित्रकार को पहचान करिए जिसका कार्य जो है पटुआ की लोक शैली और बेंजेटाइन मसीहा का संकलन था। बेंजेटाइन मसीहा या फिर पटुआ लोक शैली को बढ़िया से तो आपको नाम दिया गया जामनी रंजन राय, AR चबूतराई, असित कुमार हालदार और राजा रवि वर्मा का नाम है। सही जवाब आपको चुनना है भारत का मोनालिसा। अच्छा, भारत की मोनालिसा नहीं, भारत का पिकासो कहे जाने वाले जामनी रंजन राय इसके सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 22 नंबर। पूछा गया 3 बहनें किस चित्रकार ने चित्रित किया। नाम दिया गया सतीश गुजराल, अमृता सरगल, KS कुलकर्णी या असित कुमार हालदार। आप जानते हैं कि 1913 में हंगरी बुडापेस्ट में जिसका जन्म होता है मूल रूप से 3 बहनें उसकी रचना है, यानी अमृता सरगल की रचना है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई। नाम दिया गया बर्लिन में, कलकत्ता में, पेरिस में या फिर लंदन में। रविंद्र बाबू की पहली कला प्रदर्शनी तो आपको याद रखना है पेरी में आयोजित होती है, 1930 के आसपास आयोजित होती है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर।
जो लगभग 67 साल की उम्र में चित्रकारी स्टार्ट करते हैं उनका नाम है बाबा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में जिन्हें एशिया का पहला नोबेल मिलता है वो है बाबा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र जो है इंस्टॉलेशन में बनाया। नाम दिया गया किंकर बैज ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। सहज पाठ को किसने बढ़िया से चित्रित किया, तो याद रखिएगा मास्टर मोसाई करेंगे यानी नंदलाल बोस करेंगे। वही नंदलाल बोस जिसका जन्म जो है मुंगेर बिहार में होता है। कब होता है, 1882 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन आता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यामिनी रंजन राय किससे प्रभावित थे। नाम दिया गया फट चित्रण से, मधुबनी पेंटिंग से, काली घाट पर चित्रण से या फिर अभ्रंश शैली से। यामिनी रंजन राय आप जानते हैं भारत के पिकासो कहे जाते हैं और काली घाट के चित्रण से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो आपको काली घाट चित्रण लगाना होगा। काली घाट पर चित्रण बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा मित्रों। पूछा गया कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी रचना है। नाम दिया गया कुरुक्षेत्र को असित कुमार हालदार ने बनाया, यामिनी रंजन राय ने बनाया, पारितोष सेन ने बनाया, फिर नंदलाल बोस ने बनाया। कुरुक्षेत्र की अगर बात होती है, कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी रचना है और सही जवाब आपको नंदलाल बोस के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्यात्मक चित्र बनाया। नाम दिया गया गगनेंद्रनाथ टैगोर, नाम दिया गया के.एस. कुलकर्णी, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय, नाम दिया गया के अकबर। कौन सा चित्रकार है जो पहला व्यंग्यात्मक चित्र यानी व्यंग करने वाला चित्र बनाता है, तो आप जानते हैं नाम होता है घनवादी कलाकार गगनेंद्रनाथ ठाकुर। तो आपको सही जवाब गगनेंद्रनाथ ठाकुर ही देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बहुत अच्छी रचनाएं बनाए हैं। विरूप वज्र और जो है दैत्यलोक के नाम से भी इनका प्रकाशन होता है और भोदूर बहादुर भी इनकी बहुत अच्छी रचना होती है। बाल साहित्य होती है भोदूर बहादुर। ठीक है, गगनेंद्र बाबू की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कौन सा वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कब स्थापित होता है, 1906 में, 1928 में, 1919 में या फिर 1907 में। आपको सही जवाब चूज करके बताना है और आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में इस्टेब्लिश होती है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। और पहली प्रदर्शनी 1908 में जो है आयोजित की जाएगी। और पहले छात्र कौन बनेंगे, तो पहले छात्र मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस बनेंगे। नंदलाल बोस बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। नाम दिया गया कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बम्बई। जहांगीर आर्ट गैलरी की अगर बात होती है तो जहांगीर आर्ट गैलरी मूल रूप से आपको बम्बई में बताई जाएगी। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है। नाम दिया गया केसीएस पनिक्कर है, महफूज हुसैन है, के अकबर है, राजा रवि वर्मा है। हंस दमयंती की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब राजा रवि वर्मा बनते हैं। डी इज द राइट आंसर होता है। तैलीय रचना है, आप जानते हैं, चाहे वो साधु और मेनका पूछ लिया जाए, चाहे हंस और महिला पूछ लिया जाए, चाहे उदयपुरा का किला पूछ लिया जाए या फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछ लिया जाए, वामन अवतार पूछ लिया जाए, महिला और दर्पण पूछ लिया जाए। बहुत अच्छी रचना है। सब के सब किसने बनाए, आप जानते हैं राजा रवि वर्मा भारत के पहले तैलीय चित्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। शकुंतला बियोग किसकी रचना है। नाम दिया गया रामचंद्र, शैलेंद्रनाथ डे, राजा रवि वर्मा या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। आपको बताना है शकुंतला बियोग। आप जानते हैं शकुंतला बियोग भी बहुत अच्छी रचना होती है, चाहे शकुंतला बियोग हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे बलराम साधु हो, चाहे मेनका हो, चाहे जो है सेवानिवृत्त सिपाही हो, चाहे श्री कृष्ण हो, सबकी सब रचनाएं जो है राजा रवि वर्मा की हैं। तो आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन सन 1894 ईस्वी में मुंबई घोटक पार में किसने लिथोग्राफी प्रेस और चित्रण को प्रकृति दी। नाम दिया गया आलमगिरी नायडू ने खोला, ई.बी. हैवले ने खोला, थियोडर जैनसन ने खोला या फिर राजा रवि वर्मा ने खोला। आप जानते हैं 1894 के ईस्वी में मूल रूप से जो लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश किया जाता है राजा रवि वर्मा के द्वारा किया जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो कलाकार कुशल बने वे कौन थे। नाम दिया गया रविंद्र बाबा थे, राजा रवि वर्मा थे, अमृता शेरगिल या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति के पहले जो है कुशल चित्रकार, तो पहले कुशल चित्रकार जो रहे हैं मित्रों वो राजा रवि वर्मा रहे। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। जहां भी तैलीय रचना आए सबसे पहले आपको राजा रवि वर्मा लगाना होगा। और जहां भी वास पद्धति आए, वास वाली अगर बात आती है तो अवनी बाबू का नाम याद रखिएगा। वास मतलब जल वाली। ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से कौन सी शैली का चयन किया। नाम दिया गया काष्ठ खंडों में,
अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग में, या फिर रंगीन शिला मुद्रण में जिसे ओलियोग्राफी कहा जाता है, या फिर नक्काशीदार मुद्रण में। देवी देवताओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए राजा रवि वर्मा ने एक ही काम किया, रंगीन चित्रण, जिसे ओलियोग्राफी कहा जाता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। इसमें महालक्ष्मी, सरस्वती, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, शकुंतला का जन्म, इन सबको जो है छापा गया था बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है। नाम दिया गया रंगों का राजा, राजा रवि वर्मा, द ग्रेट आर्टिस्ट, या फिर रंगरसिया। जीवनी पे आधारित जो चलचित्र है मित्रों, थोड़ी सी एक छोटी सी फिल्म बनाई जाती है जिसका नाम होता है रंगरसिया। आप जानते हैं रंगरसिया, रंगरसिया, रंगरसिया जो है रणदीप हुड्डा, जिसमें जो है एज राजा रवि वर्मा के रूप में आते हैं। कौन? रणदीप हुड्डा। तो वो है रंगरसिया फिल्म, ठीक है। तो रंगरसिया नाम दिया गया है, सही जवाब आप डी से हाथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी विषय क्या रहा? नाम दिया गया सेवकराम ने बड़े बड़े चित्र बनाए, त्यौहार और समारोह बढ़िया से बनाए, शिकार के दृश्य बनाए, या फिर फूल और कीट को बढ़िया से सेवकराम ने बनाया है। कंपनी चली वही जिसे जानशैली कहा जाता है, और मूल रूप से त्यौहार और समारोह को बहुत बढ़िया से सेवकराम ने बनाया, सेवा का अवसर दिया और मूल रूप से त्यौहार और समारोह को अच्छे से दर्शाया। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। कंपनी शैली के अन्य चित्रकारों में झुमकलाल होते हैं, फकीरचंद होते हैं, शिवलाल होते हैं, शिवदयाल होते हैं, तूतीलाल होते हैं, मुकुंदलाल होते हैं, बंसीलाल होते हैं, ईश्वरी प्रसाद होते हैं, गोपाल दास होते हैं, उल्लू लाल होते हैं, लालचंद होते हैं, गोपाल चंद होते हैं, केहर सिंह होते हैं। ये सब जो है मूल रूप से कंपनी शैली के अच्छे चित्रे होते हैं। इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 37 नंबर क्वेश्चन मित्रों पूछ रहा है आपसे कि बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? नाम दिया गया विनोद राग है, रसमंजरी है, गीत गोविंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बसोहली शैली की अगर बात होती है मित्रों, तो पहली जो ज्ञात पुस्तक है आपको याद रखना है, भानुदत्त ने एक रचना लिखी जिसका नाम होता है रसमंजरी। तो वही रसमंजरी आपका सही जवाब होगा, भानुदत्त, भानुदत्त रसमंजरी, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 1660-70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण दिया गया। नाम दिया गया कांगड़ा में, बसोली में, जम्मू में, या फिर गढ़वाल में। आपको बताना है रसमंजरी का जब चित्रण की श्रृंखला स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, कहाँ से? तो जो लोक कला पे आधारित शैली होगी बसोली शैली, वहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको सही जवाब बसोली शैली ही देना होगा, जहाँ पे राजा कृपाल पाल बढ़िया से अच्छे से काम करवाते हैं। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन सी यात्री ने की? नाम दिया गया हेनरी मूर ने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की बात की, वो हेनरी ने की, वार्टल स्कॉट ने की, या फिर मूरक्राफ्ट ने की। आप जानते हैं कांगड़ा चित्र, और कांगड़ा चित्रण कांगड़ा घाटी वाला होता है, शांत क्षेत्र होता है। महाराजा संसार चंद्र से भेंट की थी किसने? मूरक्राफ्ट ने। तो मूरक्राफ्ट यहाँ की चर्चा के बारे में करेगा। तो मूरक्राफ्ट किसने भेंट की? संसार चंद्र से भेंट की थी। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पाओ। पूछ जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार फर्कू, फर्कू के चित्र किस शैली से बने हुए हैं? नाम दिया गया नूरपुर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, बूंदी शैली। आपको बताना है फर्कू का चित्र किस शैली का है। फर्कू का जो चित्र है मित्रों वो मूल रूप से कांगड़ा शैली का है। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहाड़ी चित्रकला का चरमोत्कर्ष है। नाम दिया गया गुलेर है, कांगड़ा है, चंबा है, बसोली है। आपको बताना है पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष क्या है? पहाड़ी कला का जो चरमोत्कर्ष है मित्रों वो कांगड़ा है। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रहा। नाम दिया गया बिहारी सस्सई, बाल चित्रण, लोक चित्रण, या फिर रेखा चित्र। आपको बताना है जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा। तो प्रिय जो विषय वस्तु रहा है मित्रों वो मूल रूप से रहा है क्या? बिहारी सस्सई। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया नीचे वर्णित किस राजस्थानी स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? दिए गए विकल्पों से पहचान कीजिए। बाघ और सिंह बूंदी में ज़्यादा चित्रित हैं, कोटा में ज़्यादा चित्रित हैं, जयपुर में ज़्यादा चित्रित हैं, या फिर बीकानेर में ज़्यादा चित्रित हैं। बाघ और सिंह की अगर बात होती है मित्रों तो आपको सबसे बढ़िया आंसर कोटा लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप जानते हैं 100 क्वेश्चन का लगभग ये सेट है और उसमें से आप 44 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया राग दीपक चित्र किस शैली का है? नाम दिया गया मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसोहली शैली, बूंदी शैली। राग दीपक का चित्र आपको बताना है कौन सी शैली का है। आप जानते हैं राग रागनियों का चित्रण खूब ज़्यादा बूंदी शैली में हुआ है। तो आपको सही जवाब बूंदी शैली ही लगाना होगा, बूंदी शैली ही लगाना होगा। सही जवाब डी के साथ लगाना, ठीक है। भैरव रागनी हो, राग दीपक हो, ये सब मूल रूप से यहीं पे है। नगर पालिका संग्रहालय जो है कहाँ पे? प्रयागराज में सुरक्षित है। आगे बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाम दिया गया राजपूत शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। आपको बताना निहाल चंद कहाँ का कलाकार रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जो है निहाल चंद रहा है मूल रूप से किशनगढ़ शैली का बढ़िया वाला कलाकार होता है। तो सही जवाब किशनगढ़ बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
पूछा गया मित्रों, चित्रकला की इन शैलियों में किसमें परिचित गंदलाओं झील का प्रायः चित्रण किया गया है? आपको बताना है गंदलाओं झील को कहाँ चित्रित किया गया। मालवा में किया गया, किशनगढ़ में किया गया, कोटा में किया गया या फिर बसोली में किया गया। तो जो गंदलाओं झील है मित्रों, गंदलाओं झील वो मूल रूप से किशनगढ़ शैली में बढ़िया से चित्रित किया गया। तो आपको किशनगढ़ शैली आंसर्स लगाना होगा। किशनगढ़ शैली के बढ़िया जो चित्रकार हैं वो निहाल चंद हैं, भवानी दास हैं, सूरत राम हैं, ये सब हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछ रहा है बनी ठनी चित्र संबंधित है कोटा शैली से, कंपनी शैली से, मुगल शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से। आप जानते होंगे मित्रों कि बनी ठनी का जो चित्रण है मूल रूप से कहाँ से दिखाई देता है। तो जो बनी ठनी है, बनी ठनी जिसे कहा जाता है, वो किशनगढ़ शैली का बढ़िया वाला नमूना होता है और जरीना के नाम से बनी ठनी जानी जाती है। भारत की मोनालिसा भी कही जाती है। आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? नाम बताना है। बीकानेर शैली में बनाया गया चौगान प्लेयर्स, किशनगढ़ शैली का है, जयपुर शैली का है या फिर जोधपुर शैली का है। आपको बताना है चौगान प्लेयर्स कहाँ की रचना है। चौगान प्लेयर्स सन सिटी ब्लू सिटी जिसे कहा जाता है उसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर शैली मूल रूप से चौगान प्लेयर्स को बढ़िया से बनाती है। क्या कहा जाता है? सन सिटी या फिर ब्लू सिटी। सन सिटी या फिर ब्लू सिटी। ठीक है, जोधपुर शैली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? नाम दिया गया भागवत पुराण, सुपासनाचार्य, भ्रमर गीत या फिर इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की सबसे पुरानी कृति जो मानी जाती है मित्रों मूल रूप से सुपासनाचार्य मानी जाती है। सुपासनाचार्यम के रचना काल क्या होता है? लगभग 1423 के आसपास 1423 लिखी जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछ रहा है चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके अभिकारण चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करिए। चौर पंचाशिका मुगलिया चित्रकला है, दक्खनी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है या फिर राजस्थानी चित्रकला है। आप जानते हैं चौर पंचाशिका जो है बहुत अच्छी रचना मानी जाती है और इसका जो है 16वीं शताब्दी के आसपास बिल्हण ने मूल रूप से रचना की थी और बिल्हण ने रचना की तो ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित होगी। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? नाम दिया गया रागमाला, सभी, लघु चित्र और पिछवाई। संगीत से संबंधित चित्र आपको बताना है मित्रों और आप जानते हैं संगीत का चित्रण रागमाला है। रागमाला इस द राइट आंसर बनेगा। रागमाला कहाँ ज़्यादा चित्रित हुआ है? तो राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा चित्रित हुआ है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रण किया गया? नाम दिया गया मुगल में, अहमदनगर में, पहाड़ी में या फिर डेक्कन में। आपको बताना है हिंदुला राग चित्रित किया गया है कहाँ पे। हिंदुला राग की अगर बात होती है मित्रों तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा वो अहमदनगर के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा कि किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है? नाम दिया गया शाहजहां, दारा शिकोह जो है, बहादुर शाह प्रथम या फिर फर्रुख खसियार। आपको बताना है स्थापत्य कला का बढ़िया वाला स्वर्णकाल किसका है? तो आप जानते हैं शाहजहां का है। शाहजहां, मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का काल होता है। सबसे ज़्यादा भवन निर्माण इसमें जो है होता है, मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाता है। यह सब डाटा तैयार करता है। मोती मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, ये सब डाटा भी शाहजहां के द्वारा ही मेंटेन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों बहुस्तरीय परिक्षेप का प्रयोग किसकी चित्रशाला में निर्मित चित्रों को देख करके कर सकते हैं? नाम दिया गया सामंत सिंह, जहांगीर, सम्राट अकबर, औरंगजेब। आपको बताना है बहुस्तरीय परिक्षेप का प्रयोग कहाँ किया गया? तो बहुस्तरीय परिक्षेप का जो प्रयोग है वो जहांगीर के काल में किया गया। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इनमें से कौन सा एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार है? नाम दिया गया उस्ताद मंसूर, फौजी, बेहजाद और अकारिजा। आपको बताना है जहांगीर के समय का एक बढ़िया वाला यानी श्रेष्ठ चित्रकार हो। श्रेष्ठ चित्रकार की अगर बात होती है तो उस्ताद मंसूर आपको लगाना होगा, जिसने बाज पक्षी को बहुत बढ़िया बनाया हो, चकोर पक्षी को बहुत बढ़िया बनाया हो, फारस का बादशाह जो है इसे लेके आता हो और आप जानते हैं कि उसके साथ पशु पक्षी बहुत बढ़िया से बनाता हो, वो है उस्ताद मंसूर। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 56 की बात हो रही है। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मुरक्का या फिर एल्बम किसके समय चित्रित हुआ? नाम दिया गया बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आपको बताना है मुरक्का किसके समय में ज़्यादा चित्रित हुआ? तो मुरक्का जो है बनाने का काम जो स्टार्ट होता है वो मूल रूप से जहांगीर के काल में स्टार्ट हो जाता है। जहांगीर का काल। सही जवाब आपके सी के साथ आंसर्स देना होगा। जो एल्बम है वो जहांगीर के काल में बढ़िया से चित्रित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के व्यक्ति चित्र
में उनके हाथ में लिए हुए चित्रित किया गया। तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में फूल लिया है अपने हाथ में, पक्षी लिया है, फल लिया या फिर बच्चा लिया। आप जानते हैं जहांगीर क्या लिया है एक हाथ में, तो जहांगीर एक हाथ में फूल लिया था। तो सही जवाब आपके साथ फर्स्ट के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, किस सम्राट ने दरबनामा का चालू किया। दरबनामा को चालू किसने किया, अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। दरबनामा की अगर बात होती है मित्रों तो दरबनामा जो है ये 1585-90 के आसपास कुछ चित्रण होता है और मूल रूप से इसे अनपढ़ राजा अकबर स्टार्ट करवाता है, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ, लंदन में रखी हुई है। तो सही जवाब अकबर के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है लघु चित्रण रणथंभौर की घेराबंदी। रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक प्रिय पुस्तक है, बादशाह नामा की, जहांगीर नामा की, अकबर नामा की या फिर हुमायूं नामा की। रणथंभौर की जो घेराबंदी है मित्रों वो मूल रूप से रचना मानी जाती है और रचना मानी जाती है अकबर नामा की। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, अकबर नामा इज द राइट आंसर लगाना होगा। ठीक है, सलीम का जन्म बहुत बढ़िया रचना इसी में है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक संबंधित थे। बिलास खान थे, हरिदास थे, सूरदास थे या फिर तानसेन थे। आप जानते होंगे अकबर के काल में ध्रुपद को बढ़िया से गाने का काम किसका रहा, तो तानसेन का रहा। तानसेन जो है रामतनु पांडे होते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता होते हैं तानसेन। ठीक है, और माना जाता है कि ध्रुपद जो है इसी से साम वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी वेद की, साम वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तूतीनामा कब लिखा गया। नाम दिया गया 1567 से 1570, 1596 से 1598, 1596 1597 या फिर 1560 से 1568। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जा रहा है तूतीनामा का। तोते का प्रेम प्रताप है वो तूतीनामा है, 1560 से 1568 के बीच लिखा गया। 1560 1568 है कहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है लघु चित्र हाशिया का प्रयोग किया गया था। नाम दिया गया राजस्थानी लघु चित्र में, पहाड़ी लघु चित्र में, गोलकुंडा लघु चित्र में या फिर मुगल लघु चित्र में। हाशिया का जो प्रयोग है मित्रों वो सबसे ज़्यादा किया जाता है मुगल लघु चित्रों में। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। रावण की खाई 10 नंबर है, 16 नंबर है, 20 नंबर है या फिर 14 नंबर है। आप जानते हैं जो रावण की खाई है मित्रों वो गुफा संख्या 14 है। 14 नंबर गुफा रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। तो सही जवाब आपको 14 के साथ देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं, दिए गए विकल्पों से पहचान करिए। अजंता की बात हो रही है, बाघोर नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी का नाम दिया गया है। आप जानते हैं मित्रों जो अजंता है, अजंता मतलब 30 गुफा जहाँ पाई जाती है। 30 गुफा हो, 5 जो है आपके चैत्य हों, 25 आपके जो है क्या हों, 25 जो है आपके फाइनली संघाराम हो। संघाराम मतलब बिहार गुफाएं हो। ठीक है, वो है। और जान इसमें जिसको खोजते हो अजंता है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। अब आप जानते हैं किस नदी के किनारे है, तो बाघोर नदी के तट पे स्थित है। सही जवाब बाघोर बनेगा, ए इज राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पद्मपाणी चित्र में बुद्ध की किस रंग का कमल धारण किया गया। बुद्ध जो है कौन से रंग का, पीला कमल है, गुलाबी कमल है, नीला कमल है या फिर लाल घोड़ा। आपको बताना है जब पद्मपाणी ओलिकतेश्वर का दृश्य दिखाया जाएगा तो वहाँ पे जो दृश्य होगा वो नीला कमल का होगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, बिहार गुफाओं को कहा जाता है चैत्य, संघाराम, कमरा या फिर स्तूप। आप जानते हैं बिहार गुफाएं जो होती हैं जो मूल रूप से रहने वाला होता है और जहाँ बहुत बिच्छू रहते हैं उसे संघाराम भी कहा जाता है, बिहार भी कहा जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। नाम दिया गया 20 है, 27 है, 30 है, 35 है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। आप जानते हैं मित्रों कुल संख्या जो है 30 है। तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। नाम दिया गया म्यूरल का है, तैल का है, फ्रेस्को का है या फिर ग्राफिक का है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण माना जाता है मित्रों, तो यहाँ सही जवाब जो है म्यूरल के साथ बनेगा। म्यूरल चित्रकला होती है।
अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जातक कथाएं क्या है। नाम दिया गया राजाओं की कहानी है, गणेश की कहानी है, काली का प्रताप है या फिर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। जातक कथाएं क्या होती हैं मित्रों? तो जातक कथाएं आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों कि अजंता की गुफाओं में किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2 नहीं, 7, 8, 11, 6, 19, 20 नहीं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17 या फिर 21, 25, 23, 13 और 18। गलत कर दो, 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये चित्र पाए जाते हैं। आप जानते हैं टोटल 6 गुफाएं होती हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा डाटा दिखाई देता है। तो सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, विष्णु से, शिव से या फिर दलाई लामा से। तो आप जानते हैं जो अजंता है मित्रों, अजंता की खोज जॉन स्मिथ ने 1819 में इसीलिए की थी, 1819 में, कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा डाटा दिखाई दिया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे मित्रों पूछ रहा है कि चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण हेतु, क्रीड़ा हेतु, निवास हेतु या फिर प्रार्थना एवं उपासना हेतु। तो आप जानते हैं चैत्य गुफा उसी को कहा जाता है जहां बैठ करके प्रार्थना किया जाए, धुनी रमाई जाए, उपासना किया जाए, वो है आपका चैत्य गुफा। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? नाम दिया गया विश्वेश्वर सेन ने किया, असित कुमार हालदार ने किया, ललित मोहन सेन ने किया या फिर सुधीर रंजन खासगीर ने किया। तो अजंता गुफाओं की अनुकृतियां मित्रों किसने तैयार की है? आपको सही जवाब देना था और सही जवाब असित कुमार हालदार होगा, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी हुई है? नाम दिया गया ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में है, लूवर म्यूजियम पेरिस में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो गुप्तकालीन की डाटा है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, बुद्ध की प्रतिमा है, याद रखिएगा ये कहाँ पे रखी हुई है? बर्किंघम म्यूजियम बर्किंघम में है। निर्माण काल लगभग 400 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, ठीक है, 400 ईस्वी के आसपास बना हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ कितनी गुफाओं और नक्काशियों में हुई हैं? तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की कितनी गुफाएं और नक्काशी हुई? 10, 12, 5, 7। आपको सही जवाब देना है। अगर नक्काशी की बात करते हैं तो 5 नक्काशी, तो सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से, अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा से, लाइन ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट से या फिर सुदर्शन चक्र से। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है मित्रों आप जानते हैं अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। 26 जनवरी 1950 को जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मूर्तियों का असाधारण चमक किस युग की विशेषता है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल, उक्त सभी। आपको बताना है। असाधारण चमक देना है तो मौर्य काल में घिसाई ज़्यादा बढ़िया से हुई, सही जवाब सी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? सांची का, अमरावती का, बोध गया या फिर सारनाथ। आपको सही जवाब देना है मित्रों और सही जवाब सारनाथ के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर हो रहा है। सारनाथ वाराणसी से 6.4 या 6.5 किलोमीटर आगे है। आगे बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मौर्य काल का प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी। नाम दिया गया ग्रेनाइट पत्थर पे बनी, स्टैन पत्थर पे बनी, चुनार पत्थर पे बनी या फिर इनमें से कोई नहीं। मौर्य कला का जो प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी हैं वो कब की बनी हुई हैं? आपको याद रखना होगा। मौर्य काल की जो प्रारंभिक मूर्तियाँ हैं चुनार पत्थर से बनी हुई हैं। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? नाम दिया गया दयाराम साहनी ने कराई, जॉन मार्शल ने कराई, राय कृष्ण दास ने कराई या फिर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने कराई। भरहूत स्तूप की अगर खुदाई की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम कराएंगे। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग कौन सा पहला आएगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं शुंग का काल लगभग 188 ईसा पूर्व से होता है शुंग का काल, और शुंग तो शुंग लगभग बीच में आ जाएंगे, यानी मौर्य सबसे पहले आते हैं। मौर्य शुंग गुप्त ना, मौर्य 325 ईसा पूर्व में रहता है मौर्य।
तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? नाम दिया गया कांच से है, तांबा से है, पीतल से है, टेराकोटा से है। तो जो नर्तक का धर मिला है मित्रों वो टेराकोटा से बना हुआ है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर। रखालदास बनर्जी जिसे खोजते हैं वो है आपका मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन एक जो है 83 नंबर आपसे पूछ रहा है, प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो किस देश में मौजूद है? भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जो है चीन। नाम दिया गया है मोहनजोदाड़ो, तो आपको लगाना होगा भारत। अरे बाबू, मोहनजोदाड़ो लरकाना प्रांत होता है आपका, पाकिस्तान बनेगा। लकराना जिला, लकराना जिला, लकराना जिला, ठीक है। 1922 में आर डी बनर्जी जिसे खोजते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। बहुत सारे लोग भारत लगाएंगे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में? नाम दिया गया ब्रंज माध्यम, सिल्वर माध्यम, टेराकोटा माध्यम या फिर मार्बल माध्यम। मदर गॉडेस की जो मूर्ति है मित्रों वो मूल रूप से कैसी है? तो आपको याद रखना है टेराकोटा माध्यम में। अगला क्वेश्चन 85 नंबर पूछा जा रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी किस माध्यम में निर्मित है? ताम्र, टेराकोटा, कांस्य और पीतल। आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है वो आपको कांस्य माध्यम में प्राप्त हुई है, तो आपको सही जवाब कांस्य के साथ देना होगा, जिसकी हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर को पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? नाम दिया गया हड़प्पा, लोथल, चन्होद्रो, कालीबंगा। पक्षी का पिंजरा कहाँ पाया गया? तो मित्रों पक्षी का पिंजरा भी हड़प्पा में पाया गया। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सिंधु घाटी काल में निम्नलिखित में से एक पेड़ में अत्यधिक दृष्टवित होता है? अनार का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है। सिंधु घाटी काल में सबसे ज़्यादा जो पेड़ दिखाई देता है आप जानते हैं बरगद का पेड़ है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन 88 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? नाम दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश का नाम है लोथल। आप जानते हैं गुजरात वाला बेल्ट होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। इसकी खोज जो है 1954 में आर एस राव ने की थी। आर एस राव ने 1954 में खोजा था लोथल को, ठीक है। आगे बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार से मिले अवशेष किसके हैं? नाम दिया गया सुव्यवस्थित नगर योजना के हैं, चित्रपट के हैं, भित्तीय चित्र के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सिंधु घाटी के उत्कर्ष अवशेषों में व्यापक विस्तार के मिले अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो सही जवाब बनेगा सुव्यवस्थित नगर योजना में दिखाई देते हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगना होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घन के सामने से अवलोकन पर उसके कितने आयाम यानी पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा जो है आपके ठीक सामने बीचों बीच में हो और आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा गया हो, तो 4 किनारे दिखाई देंगे, 2 किनारा दिखाई देंगे, 3 किनारा दिखाई देंगे या फिर 1 किनारा दिखाई देंगे। अगर घन की बात हो रही है मित्रों, 3 किनारा कम से कम 3 साइड दिखाई दे ही जाएगा। आप देखिए यह आपका घन है, आप इसे किसी भी साइड से देखिएगा तो कम से कम 3 कोण तो दिखाई ही देगा। कौन कौन सा दिखाई देगा आप देखिएगा, चाहे नीचे ताको चाहे ऊपर ताको। आप इस साइड से अगर देख रहे हो तो आपको ये वाला तो दिखाई ही दे रहा है, ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है, और ये जो नीचे वाला पार्ट आपका है ये वाला ये वाला भी दिखाई दे रहा है। तो आपको 3 पार्ट तो सदैव दिखाई देंगे। दिखाई कौन सा नहीं देगा? ये नहीं देगा, ये नहीं देगा इस साइड वाला, और ये पीछे वाला नहीं देगा, ठीक है। तो 3 हरदम दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है 91। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी काल का जो परिज्ञान होता है हड़प्पा काल से, मोहनजोदाड़ो काल से, उपरोक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी काल की अगर बात होती है मित्रों तो सिंधु घाटी काल आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के साथ ही होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध कहाँ से स्थित है? नाम दिया गया अजंता बादामी में है, अजंता कुशीनगर में है, कुशीनगर और पीताम्बरा खोरा में है या फिर अजंता और बाग में है। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की जो प्रतिमा है मित्रों कहाँ से है? तो आपको जो सही जवाब देना होगा अजंता और कुशीनगर लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन, अंतराल डाटाडार को कहते हैं, पोत को, रंग को, क्षेत्र को, तान को। अंतराल किसे कहा जाता है? तो अंतराल मूल रूप से क्षेत्र को कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आप पूछ रहा है कि यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पाश्चात्य मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? नवसार्गिक, रंग, रेखा या फिर वास्तुकला। यूरोपीय चित्रों के जो है प्रभाव के बाद जो है मुगलिया शैली कैसी हुई आपको ये बताना जा रहा है। तो आप जानते हैं मुगलिया शैली उस टाइम जो है नवसार्गिक यानी प्राकृतिक की ओर आ जाती है, तो सही जवाब नवसार्गिक लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर काष्ठ निर्मित है, ईंटों से बना हुआ है, शिलाकट है या फिर पत्थरों से निर्मित है। आपको बताना है कैलाश मंदिर कैसा बना है। तो आप जानते हैं कैलाश का जो मंदिर है एलोरा में पाया गया और शिलाओं को काट करके यानी चट्टानों को काट करके बनाया गया। तो आपको सही जवाब शिलाकाट बनाना होगा, 20 राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? नाम दिया गया समृद्धि का, गति, सदाचार और अनवरत विकास का, सत्य और शांति का या फिर स्थान का। आप जानते हैं जो चक्र है, चक्र का रंग नीला होता है और इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। इसका जो मुख्य जो है उद्देश्य है वो गतिमान रहना है, सदाचारी रहना है, अनवरत विकास चाहिए। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? गृह कहते थे, स्टूडियो कहते थे, महल कहते थे या फिर कारखाना कहते थे? तो मुगल काल में जहां ये बैठ करके अपना कार्य करते थे उसे कारखाना कहा जाता था मुगलिया भाषा में। तो सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा मित्रों। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चित्रकार सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1921 में बांग्लादेश में, 1918 पाकिस्तान, 1925 भारत या फिर 1930 गुजरात? सोमनाथ होर की बात हो रही है। आप जानते हैं सोमनाथ होर का जन्म 1921 में होता है यानी चिटगांव बांग्लादेश में होगा। तो सही जवाब चिटगांव बांग्लादेश लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार को सभी मानव और पशु आकृतियां कंकाल के स्वरूप है? नाम दिया गया कंवल कृष्ण कहते हैं, सोमनाथ होर कहते हैं, अनुपम सूद कहते हैं, फिर कृष्ण रेड्डी कहते हैं। मानव व पशु की आकृतियां कंकाल स्वरूप हैं, ऐसा दृश्य जो है ऐसा मानने का जो काम रहा है वो सोमनाथ होर का रहा है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सोमनाथ होर इज द राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र आदमी, औरत, वृक्ष और किस कलाकार की रचना है? आदमी, औरत और वृक्ष सोमनाथ होर की रचना है, अनुपम सूद की रचना है, के लक्ष्मण गौड़ की है या फिर ज्योति भट्टे की है? आपको सही जवाब देना है मित्रों। आदमी, औरत और वृक्ष की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना है के लक्ष्मण गौड़ की। तो सही जवाब आपको के लक्ष्मण गौड़ देना होगा, 20 राइट आंसर्स बनाना होगा। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस का ये टेस्ट था आपका। मॉडल पेपर कौन सा? 3 था। मॉडल पेपर 3 था। KBS आर्ट स्पेशल था, लेकिन जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट 148 फतेह कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस तो उन्हीं के सिलेबस का है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना है। तो इसमें कितना स्कोर उनका भी गया है वो लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक करना, मित्रों के बीच जरूर शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। और रही बात इसकी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।